Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो जैसा कि मैंने बोला था कि अब जितने भी चैप्टर्स होंगे वो हम वन शॉट ही लेंगे, ठीक है। अब हम दो पार्ट्स में नहीं चलेंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो स्टोरीज है जैसा कि हम देख सकते हैं। तो दो स्टोरीज उसमें से पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी थी ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे दोनों जो स्टोरीज़ हैं उसका। उसके बाद हम इनके वर्ड मीनिंग्स, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स, देन इसके पीवाईक्यूज और फिर एमसीक्यूज सब एक साथ करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से पहले टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है उसको स्टार्ट करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो पहले इसका ओवरव्यू देख लो। द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लर्टी इज अबाउट अ यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। जैसा कि हमने ये जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था इस फर्स्ट फ्लाई किसके बारे में थी, एक सीगल के बारे में थी जिसको उड़ने से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। All his younger siblings, despite their much shorter wings, flew fearlessly while he could not gather the courage to trust his own wings. अब उसके जो छोटे भाई बहन थे जिनके विंग्स इससे भी छोटे थे वो फिर भी बिना किसी डर के उड़ना सीख गए थे और उड़ते थे, बट ये अपने खुद के परों पर विश्वास ही नहीं कर पाता था और उड़ने से डरता था। द यंग सीगल बिकेम सैड व्हेन ही सॉ हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग हिज यंगर सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। उसको काफ़ी दुख भी होता था जब वो देखता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके छोटे भाई बहनों को उड़ाना सिखा रहे हैं और उनको प्यार कर रहे हैं ना, उनको प्रेज कर रहे हैं। His parents scold and taunt him for not even trying. उसके पेरेंट्स उसको काफ़ी डांटते थे, ताने मारते थे क्योंकि वो ट्राई भी नहीं करता था उड़ने का। They even call him a coward. वो उसे डरपोक भी बुलाते थे। They tell him a lot to at least try and also threaten him to leave him alone and hungry if he does not. वो उसे हर तरीके से कोशिश करते थे कि तुम कोशिश तो करो उड़ने की। उसको धमकाते भी थे कि तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा, तुम्हें अकेला छोड़ देंगे हम अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो। द फॉलोइंग डे ही इज लेफ्ट इन आइसोलेशन एंड अपॉन फीलिंग हंग्री ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। अब एक दिन की बात है कि उसको सब अकेला छोड़ देते हैं और उसको काफ़ी भूख लग रही होती है तो वो कोशिश करता है अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली की अटेंशन ग्रैब करने की। Only his mother, who is withering a fish in an attempt to eat it, notices his son. सिर्फ उसकी मदर का ध्यान उसके ऊपर आता है जो ऑलरेडी एक फिश उसके मुंह में होती है, चोंच में होती है। The young seagull cries out of starvation, hoping his mother would help. On seeing his mother come to him with the fish, he gets excited. अब वो अपनी मदर के सामने रोने लगता है कि मेरी मदर शायद मुझे कुछ दे दे खाने को, है ना। तो अब वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है जब वो देखता है कि उसकी मदर उड़कर उसके पास आ रही होती है फिश लेकर। But on noticing that his mother stopped midway, he gets maddened out of hunger and takes a dive at the fish, forgetting for a moment that he is afraid to fly. ठीक है, अब क्या होता है कि उसकी मदर बिल्कुल बीच में रुक जाती है और जब वो ये चीज़ देखता है कि उसकी मदर रुक गई है उसको खाना देने से तो वो गुस्से में और भूख में पागल होकर उस मछली की तरफ जो है ज़ोर से छलांग मारता है और भूल जाता है कि उसको डर लगता है उड़ने से। फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट। ऑल द फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बाय चीयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम। He also attempts at floating in the sea that he was once afraid of. Thus he overcomes his fear and realizes that it is all in the mind, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से वो अपनी पहली उड़ान भरता है। उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं उसके आसपास डांस करके। फिर वो समुद्र में भी डाइव करने की कोशिश करता है और इस तरीके से उसको रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से हम अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे माइंड में होती हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ओवरव्यू था। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लो अब। लियाम ऑफ फ्लर्टी की कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट एक युवा सीगल के बारे में है जो उड़ने से डरता है। उनके सभी छोटे भाई बहन अपने छोटे पंखों के बावजूद निडर होकर उड़ गए जबकि वह अपने ही पंखों पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। युवा सीगल उस समय दुखी हो गया जब उसने अपने माता पिता को अपने छोटे भाई बहनों को उड़ने की कला में सिद्धि करते देखा। उसके माता पिता उसे कोशिश भी नहीं करने के लिए डांटते और ताना देते थे, वे उसे कायर भी कहते थे।
वह उसे कम से कम कोशिश करने के लिए कहते हैं और धमकी भी देते हैं कि अगर वह कोशिश नहीं करेगा तो वह उसे अकेला छोड़ देंगे और भूखा रखेंगे। अगले दिन उसे अलग थलग छोड़ दिया जाता है और भूख लगने पर वह अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। केवल उसकी माँ देखती है कि वह भूखा है और मछली मांग रहा है। युवा सीगल इस उम्मीद में भूख से रोता है कि उसकी माँ मदद करेंगी। अपनी माँ को मछली लेकर उसके पास आते देख वे उत्तेजित हो जाता है, लेकिन ये देखते हुए कि उसकी माँ बीच में ही रुक गई, वे भूख से पागल हो जाता है और मछली की तरफ गोता लगाता है। एक पल के लिए भूल जाता है कि उसे उड़ने से डर लगता है। अंत में उसने अपनी पहली उड़ान भरी। परिवार के सभी सदस्य उसके चारों ओर नृत्य करके उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। वह समुद्र में भी तैरने का प्रयास करता है जिससे वह कभी डरता था। इस प्रकार वह अपने डर पर काबू पाता है और महसूस करता है कि ये सब उसके दिमाग में था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। अब इसकी थीम देख लो। द टॉपिक ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट इज ब्रेवरी एंड सेल्फ अश्योरेंस। तो थीम क्या है यहाँ पे? मेन बहादुरी है ना, और खुद को मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के अंदर। इट एम्फेसाइजेज द वैल्यू ऑफ टैकलिंग वंस कंसर्न्स हेड ऑन एंड एम्फेसाइजेज द नीड टू इंस्टिल अ नेवर गिव अप मेंटेलिटी इन ऑर्डर टू सक्सीड। ये जो चैप्टर है ये आपको मोटिवेट करता है कि आपके अंदर एक नेवर गिव अप वाली मेंटेलिटी होनी चाहिए। आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए, अपने डर को काबू करना चाहिए। द स्टोरी गिव्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट फियर एग्जिस्ट ओनली इन वंस माइंड। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी मिलता है, सीख भी मिलती है कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है, माइंड में होता है। अगर हम कोशिश करें तो उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी स्टोरी थी हमारी द ब्लैक एरोप्लेन, जो फ्रेडरिक फोर्साइथ द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसका हम ओवरव्यू देखते हैं और इसकी थीम देखते हैं पहले। The story Black Aeroplane is about a pilot who feels happy and contented to fly over a city that is sleeping। मतलब रात की बात हो रही है। ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन जो है एक ऐसे पायलट की कहानी है जो काफ़ी खुश था और संतुष्ट था कि भाई अब वो जो है अपने घर जाएगा। ही इज़ फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंडन। वाइल टेकिंग हिज फ्लाइट ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे विद हिज फैमिली। वो पेरिस से लंदन जा रहा होता है फ़्लाइट लेकर, और फ्लाइट के टाइम उसको मतलब वो इमेजिन कर रहा होता है कि अपनी फैमिली के साथ अपना हॉलीडे मनाएगा। He also fantasizes about the scrumptious breakfast he would have upon landing। उसके साथ साथ वो ये भी फैंटेसाइज कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि वो कितना अच्छा ब्रेकफास्ट खाएगा जब वो घर पहुंचेगा। As soon as he crosses Paris, he gets a look of the dark clouds that were a sign of the upcoming storm। अब वो जैसे ही पेरिस क्रॉस करके आगे निकलता है तो उसको सामने काले बादल दिखते हैं जो किस चीज़ का साइन दे रहे होते हैं कि शायद आगे तूफान आ सकता है। The right decision would have been to turn back to Paris for the sake of safety। राइट डिसीजन यही होता उस वक्त कि भाई वो वापस जो है पेरिस के लिए मुड़ जाता है ना, और सेफ रहता। बट ही इज ओवर शेडोड बाई हिज ड्रीम्स एंड नॉट वॉन्टिंग टू डिले दैम रिस्क द लाइफ ऑफ हिज पैसेंजर्स एंड हेड स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। लेकिन उसको यहाँ पे क्या हुआ, वो थोड़ा सा सेल्फिश हो गया। वो मतलब उसने सोचा कि नहीं मैं घर जाऊँगा, घर जाके जो है मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो वो सेल्फिशनेस में क्या करता है, खुद की और पैसेंजर्स की जान रिस्क में डालकर तो स्टॉर्म में सीधा आगे घुस जाता है। एवरीथिंग गेट्स डार्क, he is unable to see, all head straight into the storm। everything gets dark, he is unable to see, all his direction instruments stopped functioning and he lost control of the plane। ठीक है, अब सब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, उसके जो भी नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, प्लेन का कंट्रोल भी वो खोने लगता है। When all hope was lost, he saw another plane whose pilot was more than willing to rescue them। ठीक है, अब जब बिल्कुल वो आशा खो देता है तो सडनली उसको एक सामने दूसरा प्लेन दिखता है जिसका पायलट जो है वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। द ऑथर वॉज पैनिकिंग एज देयर वॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके प्लेन में बहुत थोड़ा सा ही फ्यूल ईंधन जो होता है वो बचा होता है। द एनोनिमस पायलट गाइडेड दैम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर्ड एज सून एज दे सॉ लाइट। जो सामने एनोनिमस पायलट था जो दिख भी नहीं रहा था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, वो उस पायलट को जो है उस स्टॉर्म में से बाहर निकालता है और जैसे ही बाहर रोशनी आती है वो खुद प्लेन गायब हो जाता है। अपॉन लैंडिंग व्हेन ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम अबाउट द अदर पायलट, ही इज लेफ्ट इन शॉक व्हेन शी सेज दैट हिज वाज द ओनली प्लेन इन द स्काई। अब जब वो लेडी से पूछता है नीचे कंट्रोल रूम में आके कि दूसरा प्लेन किसका था, कौन था पायलट, उन्हें शुक्रिया अदा करना है मुझे,
तब वो शॉक में आ जाता है जब लेडी बताती है कि तुम्हारा ही प्लेन सिर्फ स्काई में था, उसके अलावा तो सारे प्लेन सब बंद थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ओवरव्यू था। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लो। कहानी ब्लैक एरोप्लेन एक ऐसे पायलट के बारे में है जो खुश तबीयत का है और रात के समय एक ऐसे शहर के ऊपर उड़ान भरने के लिए संघर्ष करता है जो सो रहा है, मतलब रात का समय है ना, इसलिए वह पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भर रहा है। अपनी उड़ान के दौरान वह अपने परिवार के साथ लंबी छुट्टी का सपना देखता है। वह उस शानदार नाश्ते के बारे में भी सोचता है जो उसे लंदन में उतरने पर मिलेगा। वह जैसे ही पेरिस को पार करता है उसे काले बादलों का नज़ारा दिखता है जो आने वाले तूफान का संकेत था। वह वापस घूम जाने का विचार को ध्यान नहीं देता क्योंकि वह अंग्रेजी नाश्ते की ओर आकर्षित होता है। सुरक्षा के लिहाज से पेरिस वापस जाने का फैसला सही होता, लेकिन उसकी बुद्धि उसके सपनों से ढकी हुई है और वह लंदन पहुंचने में विलंब नहीं करना चाहता था। अपने यात्रियों के जीवन को जोखिम में डालता है और सीधे तूफान में जाता है। तब और अंधेरा हो जाता है, वह कुछ देख नहीं पाता। उसके सभी दिशा उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और वह विमान से नियंत्रण खो देता है। लेखक घबरा रहा था क्योंकि बहुत कम मात्रा में ईंधन बचा था। अचानक में एक काला जहाज उसके सामने आ जाता है। वह बादलों में घिरा हुआ है। अज्ञात पायलट ने उसे तूफान से बाहर निकाला और रनवे की लाइटों का प्रकाश दिखते ही गायब हो गया। उतरने पर जब वह नियंत्रण कक्ष में महिला से दूसरे पायलट के बारे में पूछता है तो वह सदमे में रह जाता है जब वे कहती हैं कि आकाश में उसका एकमात्र विमान था। ठीक है, ये वाला चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इस तरीके से ये इसका ओवरव्यू हो गया हिंदी में। अब इसकी थीम देख लो। समटाइम्स इट गेट टफ फॉर अस टू टेक डिसीजंस एंड डाउट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर। वी कंसिडर्ड सम हेल्पफुल इंसिडेंट्स टू बी मिरेकल्स एंड मिस्ट्रीज। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारी सिचुएशन इतनी टफ हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या हो रहा है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और उस सिचुएशन में अगर थोड़ा सा भी हमारे साथ कुछ हेल्पफुल सा इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसे कोई मिरेकल या रहस्य में समझने लगते हैं। दिस इंसिडेंट टेक अस आउट ऑफ ट्रबल एंड आर नथिंग एल्स बट आर माइंड्स करेज एंड स्ट्रेंथ विच टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड टेक्स अस आउट ऑफ द डाउटफुल सिचुएशन। ये इंसिडेंट जो है ना, ये कुछ नहीं है बल्कि क्या होता है, ये हमारा माइंड ही है जो उस वक्त बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है और सबकॉन्शियसली हम खुद ही हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है विल पावर की वजह से, हम खुद को उस मुश्किल से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यार कोई जादू हुआ, कोई कुछ हुआ है ना जिसकी वजह से हम बचे। सच इंसिडेंट हैपन्स विद द नरेटर, द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा प्लेन हु इज फ्लोन आउट ऑफ द स्टॉर्म बाय अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन। और ऐसा ही इंसिडेंट जो है वो किसके साथ हुआ, जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी उसमें। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है कि हम खुद ही सबकॉन्शियसली किसी परेशानी में फंसते हैं तो खुद की मदद खुद ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता और बाद में हम उसे ना कोई मतलब कि ये तो मिरेकल हो गया, ये तो जादू हो गया, इस तरीके का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इनकी थीम्स हो गई दोनों की, तो चलो अब इनके वर्ड मीनिंग्स देख लो दोनों के एक साथ। सीगल क्या होता है, समुद्रिक चिड़िया। लेज कगार, ब्रिंक खड़ी ढलान, एक्सपेंस कोई चीज़ जो बहुत विशाल एरिया में फैली हुई हो। फ्लैप्ड उड़ते समय पंखों को ऊपर नीचे करते हैं ना, फड़फड़ाते हैं वो। मस्टर इकट्ठा करना। प्लांट डुबकी। श्रिली बहुत कर्कश आवाज। अपब्रीडिंग डांटना। हेरिंग एक नरम पंख वाली समुद्री मछली। डिवॉर कुछ जल्दी जल्दी खाना है ना। कैकल जोर से हंसना। कावर्डिस कायरता। असेंडिंग द स्काई द एक्ट ऑफ राइजिंग अप थ्रू द एयर है ना, हवा में ऊपर उड़ना। प्रीनिंग क्या होता है, पंखों को साफ करना। हम क्या हुआ, किसी भी चीज पर कोई उभरी हुई चीज दिखती है ना वो। डेरिसिवली उपहासपूर्ण रूप से, किसी का मजाक उड़ाना है ना एक तरीके से। प्लेंटिवली उदास। हॉल्टेड रुकना। मॉन्स्ट्रस भयानक। सीज्ड जब्त। हेडलॉन्ग सिर के साथ सबके, मतलब ऐसा होता है ना बिल्कुल यूं उड़ना सामने से। सॉरिंग उड़ना। सूप्ड हवा के माध्यम से तेजी से नीचे की ओर बढ़ना। कर्वेटिंग शालीनता से या ऊर्जावान रूप से छलांग लगाना। रिजेस पर्वत श्रृंखला या कोई पहाड़ की चोटी। काउड आवाज की बात हो रही है, जैसे कौवे की आवाज होती है ना काव काव वाली, वैसी। बैकनिंग इशारा करना।
अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो पहले, एनसीईआरटी वाले हैं ये, ठीक है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? ठीक है, जो सीगल था वो डर क्यों रहा था उड़ने से? क्या आपको लगता है कि सारे ही बर्ड्स शुरू में डरते हैं, या फिर कुछ बर्ड्स होते हैं जो दूसरों के मुकाबले थोड़े डरपोक होते हैं? और क्या आपको लगता है कि ह्यूमन बेबी के साथ भी सेम चीज़ होती होगी? तो द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। तो वो क्यों डर रहा था? क्योंकि उसकी पहली फ्लाइट थी और वो डर रहा था कि वो नीचे गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। He thought that his wing would not support him while flying. उसने सोचा कि उसके जो विंग्स हैं वो उसका साथ नहीं देंगे उड़ते टाइम। Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. देखो ये चीज़ मतलब नॉर्मल है कि भाई होता है कि हम अगर कोई काम पहली बार करने की सोचते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाती है वो चीज़, है ना। तो ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। सारे बर्ड्स के साथ ऐसा होता होगा कि वो डर जाते होंगे अपनी पहली उड़ान भरने से। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट चैलेंजिंग व्हेन ही लर्न्स टू क्रॉल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। कितनी बार होता है कि बच्चे खड़े नहीं होते हैं, है ना, गिरने लगते हैं, उन्हें चोट भी लग जाती है, तो ऑब्वियसली उनमें भी डर बैठ जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि हाँ पहली बार कोई चीज़ करने में थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? खाना देखते ही वो पागल हो गया। ये बात क्या बता रही है और किस चीज़ ने उसे मजबूर कर दिया था फाइनली उड़ने के लिए? So the young seagull was very hungry. It was this hunger that ultimately compelled it to fly. क्योंकि वो पूरे दिन से भूखा था और यही भूख जो थी उसने एंड में उसको मजबूर कर दिया उड़ने के लिए। Its hunger intensified when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. ठीक है, उसका जो हंगर है वो और ज़्यादा बढ़ गई भूख जब उसने देखा कि उसकी मदर जो है मज़े से एक फिश को जो है तीर फाड़ रही है खाने के लिए। When its mother It cried to her, begging her to get some food. फिर वो रोने लगता है अपनी मदर के सामने कि मुझे कुछ खाना दे दो, है ना। When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. अब जब उसकी मदर उसके पास खाना लेकर आ रही होती है, मछली लेकर आ रही होती है, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है। However, she stopped midway, but वो बीच में रुक जाती हैं। It wondered why she did not come nearer. वो सोच में पड़ जाता है कि क्यों मदर जो है मेरे पास नहीं आ रही हैं खाना लेके। Not being able to resist or counterfeit its hunger any longer, it dived at the food in its mother's beak. अब वो लेकिन खुद को रोक नहीं पाता, उसे इतनी भूख लगती है, वो सीधा जो है छलांग मार देता है उसकी मदर के सामने जो फूड होता है। At that moment his hunger overpowered his fear of the great expanse of sea beneath the cliff. Finally this plunge was followed by the natural reaction of its body, that is to fly. उस वक्त वो बिल्कुल भूल जाता है कि उसको उड़ने से डर लग रहा होता है या नीचे समुद्र है या वो गिर जाएगा, और फाइनली उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो काम करता है, जो क्या है, उड़ना, ठीक है। और इस तरीके से वो अपनी पहली उड़ान भरता है। They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him, cajole him to fly? वो उसको इशारा करते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, तो उसके जो फादर मदर थे वो उसे क्यों बार बार धमकाते थे और ताने देते थे उड़ने के लिए ना। Seagull's parents had tried everything but he was reluctant to fly due to fear of falling down. Seagull के पेरेंट्स ने हर कुछ ट्राई कर लिया था कि ये किसी ना किसी तरीके से उड़े, लेकिन वो जो था वो बिल्कुल डटा हुआ था क्योंकि उसे डर लगता था नीचे गिरने से। He looked at his brothers and sister but wouldn't make any efforts. वो अपने ब्रदर सिस्टर्स को भी उड़ता हुआ देखता था लेकिन फिर भी कोई एफर्ट्स नहीं डालता था। That's why the whole family had left him alone and threatened and cajoled him to come, but every effort went in वेन, ठीक है। उसकी सारी फैमिली मेम्बर ने इसलिए उसे अकेला छोड़ दिया था और वो बार बार उसको कोशिश करते थे कि उड़ भाई तू उड़, लेकिन सब जो एफर्ट्स थे वो व्यर्थ हो जाते थे। इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम a natural act and foregone conclusion that it should succeed. In the example you have given in answer to the previous question, why was your success guaranteed, or was your success guaranteed, or was it important for you to try regardless of a possibility of fear?
फेलियर। देखो यहाँ पे जो बर्ड वाला जो था कॉन्सेप्ट, उसमें तो क्या था कि भाई वो नेचुरल एक्ट है और कुछ भी हो वो सक्सीड ही करेगा, वो सक्सेसफुल ही होगा। ठीक है, अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके हिसाब से क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो सक्सेस है वो गारंटीड है, या तुम्हें उसके लिए ट्राई करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है? तो वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन इनिशियल स्टेज while learning new skill. Due to the fear of failure, we hesitate to perform the task or to do something new. In case of the seagull, his parents cajoled him to fly. In the example I have given in the answer of previous question, I was cajoled by my father to learn cycling. देखो सीधी सी बात है कि भाई जो कुछ भी नया करोगे तो थोड़ा नर्वस होगे, डरोगे ना, फियर होता है, फेलियर का भी डर लगता है। ऐसा एक एग्जाम्पल आपको देना है कि भाई जैसे मुझे साइकिलिंग नहीं आती थी, मेरे फादर ने मुझे काफ़ी बोला, फोर्स किया, सो एट दैट स्टेज आई वॉज टू लर्न साइकिलिंग एज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ओवरकम माई फियर. Yes, my success was guaranteed because if someone is determined to do something, then success is assured. Moreover, as said, practice makes a man perfect. तो देखो सक्सेस तभी गारंटीड है जब आप डिटरमाइंड हो वो करने के लिए, है ना, और जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते. ठीक है, अब जो हमारा ब्लैक एरोप्लेन था उसके वर्ड मीनिंग्स देखो, फिर उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे, उसके बाद इनके दोनों के हम पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करेंगे. क्लियर है? चलो तो वर्ड मीनिंग्स देख लो. अब यहाँ पे ब्लैक एरोप्लेन के फ्राइटेंड डरा हुआ, टेरिफाइड, फॉलोड किसी का पीछा करना, ओबीडियंट जो आज्ञाकारी होता है ना वो, ग्लैड हैप्पी खुश, रेडार, रेडार एक सिस्टम होता है जिसमें मतलब सारा नेविगेशन वगैरह पता चलता है, जिसमें आपका क्या डायरेक्शन है, कितनी डिस्टेंस पे हो आप, क्या स्पीड है ना, क्या क्या सामने ऑब्जेक्ट तो नहीं है कुछ, ये सारी चीज़ें वो रेडार में दिखती हैं. स्ट्रेंजली विचित्र रूप से, है ना, अजीब सा. ठीक है, अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो एनसीईआरटी वाले. आई टेक द रिस्क. व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? जब वो कहता है कि मैं ये रिस्क लूंगा तो वो रिस्क क्या था और वो क्यों लेता है ये रिस्क? अ ह्यूज स्टॉर्म वाज ब्रूइंग अप एंड द ऑथर वाज कीन टू रीच हिज होम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली. सामने एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला था और लेकिन ऑथर जो है वो बहुत ज़्यादा इच्छुक था कि वो घर जाए, अपनी फैमिली के साथ अपनी हॉलीडे बिताए. तो so he decided to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि भाई मैं तो जो है इस स्टॉर्म में चलाऊंगा एरोप्लेन ताकि मैं जो है लेट ना हो जाऊँ और ब्रेकफास्ट पे अपनी फैमिली से मिल लूँ. दस ही टुक द रिस्क इवन व्हेन द विजिबिलिटी वॉज ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टॉर्म. फिर भी वो ये रिस्क ले लेता है जबकि सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा होता. डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म. अब जब वो स्टॉर्म में घुस गया उसके बाद क्या एक्सपीरियंस किया उसने वो लिखना है आपको. तो एज द पायलट एंटर्ड द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टेड. जैसे ही वो अंदर तूफान में घुस जाता है उसका प्लेन विचित्र रूप से जंप करने लगता है, ट्विस्ट करने लगता है. ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वॉज ब्लैक. उसे कुछ नहीं दिख रहा होता क्योंकि हर जगह सब कुछ बिल्कुल ब्लैक हो जाता है. व्हेन ही लुक्ड एट कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैड स्टॉप टू फंक्शन ड्यू टू स्टॉर्म. ठीक है, आप जब वो कंपास वगैरह और ये सारी चीज़ों में देखता है तो कुछ भी नहीं दिखता उसको, क्योंकि क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें थी अब वो काम करना ही बंद कर देती हैं. इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम. द फ्यूल टैंक वॉज ओनली ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स. ठीक है, अब ये चीज़ जो है उसके लिए काफ़ी भयानक एक्सपीरियंस हो गया था. क्यों? क्योंकि उसका फ्यूल टैंक भी एम्प्टी हो गया था, 10 मिनट से ज़्यादा और वो नहीं चल सकता था. देन ही सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन बाय हिज साइड एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो. फिर उसको अपने पास में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है और उसका पायलट जो है उसको इशारा करता है कि मुझे फॉलो करो. इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द नरेटर एज द अदर ब्लैक प्लेन वॉज हैविंग नो लाइट. ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे. ये काफ़ी मतलब सरप्राइज वाली बात थी. क्यों? क्योंकि एक तो पहले उसको अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था और सडन अब उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिख रहा है जिसमें कोई लाइट भी नहीं थी और फिर उसके पास कोई चॉइस भी नहीं बची और वो उसको फॉलो करता है और सेफली जो है रनवे पे लैंड भी करता है. Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नरेटर जो है वो ये क्यों बोलते हैं कि भाई मैं लैंड किया जैसे ही मैंने और मैं बिल्कुल भी मतलब सॉरी नहीं फील करता कि मैं बस उस प्लेन से उतर गया. आफ्टर लैंडिंग द नरेटर वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा बिकॉज ही हैड अ हॉरिफिक एक्सपीरियंस फ्लाइंग दैट प्लेन. क्योंकि उसका बहुत भयानक एक्सपीरियंस था वो प्लेन फ्लाई करने का.
Although he was happy that he landed the plane safely, हालांकि वो खुश था कि भाई वो सेफली उसने लैंड कर लिया प्लेन. That is why he was not sorry to walk away. Instead, he was keen to know where he was and who was the other पायलट. इसलिए उसको सॉरी फील नहीं हुआ, बुरा फील नहीं हुआ, और उसकी जगह वो ये जानने में ज़्यादा इच्छुक था कि भाई अब वो कहाँ था और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने उसकी मदद की. वॉट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली. ऐसा क्या हुआ कि जो कंट्रोल सेंटर में जो वुमन थी वो नरेटर को विचित्र रूप से देख रही थी. द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड शी सॉ नो वन एक्सेप्ट द नरेटर इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म. वो उसको स्ट्रेंजली इसलिए देखती है क्योंकि उसको लगता है कि अजीब सी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं स्काई में. Even the radar showed only the narrator's plane that night in the sky. और even radar ने भी सिर्फ नरेटर का ही प्लेन शो किया उस रात पूरे आसमान में. ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे. Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reason for your answer. आपको क्या लगता है कि नरेटर की मदद किसने की थी? So it is very difficult to say about the unknown pilot who helped the narrator, but probably it was the narrator himself that helped him to overcome the fear in the storm, as no other plane was seen in the radar except the narrator's Dakota plane. In that fearsome situation, he might have been hallucinating. He himself was a good pilot and brave enough who helped himself land सेफली. देखो ऑब्वियसली इतना अंधेरा था तो कोई ब्लैक एरोप्लेन कैसे दिख सकता था उसे, है ना. तो प्रॉबेबली केस यही था, या यही था केस कि भाई उसने खुद अपनी हेल्प की सबकॉन्शियसली, है ना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारे अंदर इतना करेज आ जाता है कि हम अपनी मदद खुद कर लेते हैं. तो वही बात यहाँ पर की गई है. चलो अब यहाँ पे हमारे PYQ शुरू हो रहे हैं. तो एक्सट्रैक्ट बेस है पहला कि आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो जो यंग सीगल था वो डरता था उड़ने से. उसके ब्रदर सिस्टर्स जो हैं वो उड़ने लगे थे. अब वो कभी कभी कोशिश भी करता था तो वो बिल्कुल जाके ब्रिंक पे रुक जाता था, है ना. और दिस ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब जब वो नीचे देखता है उसको दिखता है इतना बड़ा विशाल सी, तो वो डर जाता है कि मेरे जो पंख है वो मेरा साथ नहीं देंगे उड़ने में, और वो वापस जहाँ पे वो रात को सोता है उसी होल में जाकर छुप जाता है. तो ये आपके पास पैराग्राफ है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको करने हैं. Why was the young seagull afraid? जो young seagull था वो क्यों डरा हुआ था? The young seagull was afraid of flying over the sea. क्यों था? सी के ऊपर उड़ने से डरता था. What did the young seagull feel about his wings? उसको अपने wings को लेकर क्या फील होता था? The young seagull felt that his wings would never support him. उसे ऐसा लगता था कि उसके wings उसे support ही नहीं करेंगे उड़ने में. Pick out the word from the passage that means the same as the verge. ठीक है, यहाँ पे पैसेज में ऐसा क्या वर्ड है जिसका मतलब वर्ज है ना, बिल्कुल कगार है. वो क्या है? ब्रिंक. Pick out the word from the passage which means narrow flat piece of rock that sticks out from a cliff. ठीक है, ऐसा वर्ड बताना है इसमें से जो क्या है कि भाई कोई नैरो पतला सा पीस है रॉक का जो बाहर निकला हुआ है हल्का सा, तो वो क्या होता है? लेज होता है. ठीक है, लेज. तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करने हैं. नेक्स्ट वापस एक एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. ये ब्लैक एरोप्लेन वाला है. ठीक है. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. एक भी क्लाउड नहीं था आसमान में. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मैं खुश था जब ऊपर अकेला था और सब नीचे सो रहे थे पूरी कंट्री. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. मैं काफ़ी खुश था कि मैं फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने की सोच रहा था. आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 in the morning. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. तो यहाँ पे ऐसा ही आपको वापस पैसेज दिया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स है. How was the weather when the pilot started flying his aeroplane? जब उन्होंने
प्लेन शुरू किया था उड़ाना तब वेदर कैसा था? तो तब वेदर कैसा था? इट वॉज अ क्लियर वेदर एज द मून वॉज अप इन द ईस्ट, स्टार्स वर शाइनिंग एंड देयर वॉजेंट एनी क्लाउड इन द स्काई। ये कहाँ से निकाला मैंने? यहाँ से। क्यों? क्योंकि मून जो था वो क्लियरली दिख रहा था, स्टार्स शाइन कर रहे थे क्लियर स्काई में, और कोई भी क्लाउड नहीं था आसमान में। तो कैसा वेदर था? क्लियर वेदर था। Why was the pilot flying his Dakota aeroplane over France back to England? वो फ्रांस से इंग्लैंड क्यों जा रहा था? The pilot was flying his old Dakota aeroplane over France back to England because he wanted to enjoy his holiday and morning breakfast with his family. ठीक है, उसका घर था वहाँ पर। Find out the word similar to the meaning of hoping with pleasure. देखो hoping with pleasure कि भाई हाँ आशा कर रहा हूँ कि ये चीज़ होगी, तो looking forward to. चूज फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स लैंड आउटसाइड टाउन्स और सिटीज। ठीक है, सिटीज और टाउन के बाहर का जो एरिया होता है ना लैंड, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? कंट्री साइड। ठीक है, तो ये आपको मालूम होने चाहिए। इस तरीके से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप इसके नेक्स्ट वाले देखो, शॉर्ट आंसर्स टाइप्स देख लो। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? देखो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन तो तुम मुझसे लिख के ले लो कि आएगा, क्योंकि ये चैप्टर इस ही टॉपिक पे बेस्ड है कि क्यों वो डरता क्यों था उड़ने से, है ना। तो इसको तुम्हें अच्छे से याद रखना है कि वेन एवर द यंग सीगल टुक अ लिटिल रन फॉरवर्ड द एक्सट्रीम एज ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। ठीक है, वो जब भी जो है लेज तक पहुंचता था और कोशिश करता था अपने विंग से उड़ने की, वो डर जाता था। क्यों डर जाता था? सीइंग द वास्ट एरिया ऑफ द सी ही थॉट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। जब वो नीचे इतना विशाल समुद्र देखता था तो वो सोचता था कि उसके विंग्स उसकी हेल्प नहीं करेंगे उड़ने में। हाउ वर सीगल्स पेरेंट हेल्पिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर फॉर परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग? सीगल के जो पेरेंट थे वो उसके भाई बहनों को कैसे हेल्प कर रहे थे, है ना, ये उड़ने की कला परफेक्ट करने में। So the young seagull was afraid of flying, but his two brothers and a sister had started flying. But his parents were teaching them to be perfect in the art of flying. तो यंग सीगल तो डरता था, लेकिन उसके जो भाई बहन थे वो उड़ना सीख गए थे। अब उनके पेरेंट्स उनको और परफेक्ट कर रहे थे इस चीज़ में। दे वर टीचिंग दैम हाउ टू स्किम दी वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। अब वो क्या सिखा रहे थे कि किस तरीके से लहरों में से निकलना है और किस तरीके से गोता लगाकर फिश लेनी है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। वॉट डिड द यंग सीगल डू टू सेटिस्फाई हिज हंगर? उसने क्या किया अपनी हंगर सेटिस्फाई करने के लिए? द सीगल वॉज फीलिंग हंग्री बिकॉज ही कुड नॉट फ्लाई एंड हिज फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन फॉर इट। टू सेटिस्फाई हिज हंगर ही वॉज फोर्स टू ईट वॉट एवर ही फाउंड। अब सीगल जो है वो भूखा था, वो उड़ नहीं पा रहा था और उसकी फैमिली ने उसे अकेला छोड़ दिया था, तो अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए उसको जो मिलता था वो खा लेता था। Why could the young seagull not reach his parents without flying? ठीक है, जो यंग सीगल था वो बिना उड़े अपने पेरेंट्स के पास क्यों नहीं जा सकता था? He could not reach his parents without flying because on each side of him the edge ended in a sheer fall in a vertical cliff with the sea below. Then between him and his parents there was a deep and wide crack in the land. क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि दोनों तरफ जो कगार थी उसके बाद ऐसी पूरी क्लिफ थी नीचे, है ना। तो अगर उसको जाना भी होता तो उसको बीच में तो उड़ना ही पड़ता, क्योंकि बीच में क्या था? क्रैक था। Still they took no notice of him. What did the seagull do to draw the attention of his family? देखो अब क्वेश्चन या तो इस तरीके से आ सकता है कि भाई उसने किस तरीके से क्या करके अपनी फैमिली का अटेंशन अपने पास किया, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि उसने अपनी मदर का अटेंशन अपने पास कैसे किया। तो द यंग सीगल स्टेप्ड स्लोली आउट टू द एक्सट्रीम एज ऑफ द ledge. He was standing on one leg with other leg hidden under his wing. He closed one eye then the other and pretended to be asleep and they looked at him. अब वो क्या करता है? बाहर आता है, बाहर आके सिर्फ एक पैर पे खड़ा हो जाता है, दूसरा पैर अपना छुपा लेता है, एक आंख बंद कर लेता है और ऐसे दिखाता है कि वो सो रहा है, और फिर उसकी जो फैमिली है वो उसको ताकि नोटिस करें, तो वो ये चीज़ करता है। Why did the writer follow the pilot of another aeroplane? जो हमारे ऑथर थे वो दूसरे प्लेन को क्यों फॉलो करने लगे? The writer followed another aeroplane because he had lost the way in the storm and was unable to see anything. वो क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि तूफान की वजह से वो उनका सब नेविगेशन ख़राब हो गया था, है ना, और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। The pilot of another aeroplane was helping him to get out of the storm and land safely. और जो दूसरा पायलट था वो उनकी मदद कर रहा था स्टॉर्म से उन्हें बाहर निकालने में, इसलिए वो उसे फॉलो कर रहे थे।
वाई डिड द वुमन इन द कंट्रोल रूम गेट शॉक्ड व्हेन द राइटर आस्क्ड अबाउट अनदर प्लेन? जो कंट्रोल रूम में जो औरत थी वो शॉक क्यों हो जाती है जब राइटर आसमान में जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था उसके बारे में पूछते हैं? The woman in the control room was shocked when the writer asked about another aeroplane because there was no such plane flying in the sky that night as she saw on the radar. वो शॉक इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उस रात उनके अलावा कोई दूसरा प्लेन पूरे स्काई में था ही नहीं. Why did the writer want to meet the pilot of the black aeroplane? वो क्यों मिलना चाहते थे ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से? द राइटर वॉन्टेड टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन टू थैंक हिम एज ही सेव्ड हिज लाइफ बाय हेल्पिंग हिम टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म. वो उसको शुक्रिया अदा करने के लिए उससे मिलना चाहते थे क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी और स्टॉर्म से बाहर निकलने में मदद की थी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस दोनों तरीके से आ सकता है. आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट? सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी वाला है ना. और या फिर इस तरीके से आ सकता है कि बेस्ड ऑन योर रीडिंग वुड यू कॉल द नरेटर अ फैमिली मैन, जस्टिफाई योर स्टांस. क्या आपने जो अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से आप नरेटर को एक फैमिली मैन मानोगे? अपना आंसर जस्टिफाई करो. द नरेटर वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स व्हेन ही सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स. ठीक है, अब नरेटर जो है वो इंग्लैंड के लिए निकले थे और पेरिस जो है सिर्फ 150 किलोमीटर्स था जब उन्होंने स्टॉर्म क्लाउड्स देखे. He could not fly up and over them. He did not have enough fuel to fly around them. He ought to go back to Paris, but he took the risk of fly straight into the storm because he wanted to get home and have a good breakfast with his family. तो ऑब्वियसली फैमिली मैन था. या फिर रिस्क की बात करें तो रिस्क यही था कि सिर्फ 150 किलोमीटर दूर थे वो पेरिस से. वो चाहते तो वो वापस मुड़ सकते थे, बट उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली से मिलना था, उनके साथ नाश्ता करना था. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का आंसर यही होगा. डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू देम. आप पूरा वही एक्सपीरियंस, ये भी एनसीईआरटी में आया हुआ है आपके क्वेश्चन कि भाई एक्सपीरियंस बताओ उनका कि जब वो अंडर स्टॉर्म में चले गए थे तो क्या था. द नरेटर सॉ ह्यूज ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स. ही टुक द रिस्क एंड फ्लू स्ट्रेट इनटू देम. उन्होंने बड़े बड़े काले बादल देखे और उन्होंने रिस्क लेकर उसमें सीधी एरोप्लेन ले गए वो. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग सडनली वेंट ब्लैक. क्लाउड्स के अंदर सब कुछ बिल्कुल ब्लैक हो गया था. ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन. वो प्लेन के बाहर कुछ नहीं देख पा रहे थे. हिज प्लेन वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द क्लाउड्स. द कंपस वॉज डेड. अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो स्टॉप्ड फंक्शनिंग. द नरेटर वॉज लॉस्ट इन दी स्टॉर्म क्लाउड्स. सब कुछ काम करना बंद कर रहा था, ईंधन खत्म हो रहा था, नेविगेशन सिस्टम बंद हो गया था. ठीक है, और जो है नरेटर उन स्टॉर्म में खो गए थे. ठीक है, तो ये तो हो गया आपके शॉर्ट आंसर वाले. अब लॉन्ग आंसर्स भी देख लो. देखो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ये वाला. वाई वॉज द यंग सीगल लेफ्ट अलोन इन द लेज बाय हिज फैमिली. तो ये देखो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में भी आया हुआ क्वेश्चन और ये आरबीएससी का भी क्वेश्चन है. ठीक है, और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि वो अकेला क्यों था लेज पर, है ना. और how far do you think this condition was by his choice? So the young seagull was afraid to fly. His father and mother wanted him to go and fly with them, but whenever he had taken a little run forward to the extreme edge of the ledge and tried to move his wings, he became afraid. ठीक है, वो काफ़ी डरा हुआ था उड़ने से, और जब भी उसके फादर मदर जो है उसको बोलते थे उड़ने के लिए और वो ट्राई करता था, लेज तक जाता भी था लेकिन उसके बाद वो डर जाता था. He failed to muster up courage to thrust himself forcibly in space and started flying. वो करेज ही इकट्ठा नहीं कर पाता था उड़ने के लिए. His two brothers and his sister had wings shorter than him, but they started flying. उसके जो भाई और उसकी बहन जो थे उनके विंग्स सीगल से भी छोटे थे, फिर भी उन्होंने उड़ना सीख लिया था. But the young seagull somehow thought that his wings would not support him. For this he was scolded by his parents who gave a threat to him and he was left alone on the ledge. ठीक है, अब लेकिन वो डरता था कि भाई मेरे विंग सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी, और इसीलिए उसके पेरेंट्स उसे काफ़ी डांटते थे और उसे धमकाते भी थे और उसे लेज पर अकेला छोड़ देते थे, इसलिए वो लेज पर अकेला था. हाउ डिड द यंग सीगल लर्न टू फ्लोट ऑन द सी. किस तरीके से उसने, मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से उसने सीख लिया था अब उड़ना और फ्लोट करना सी पर. आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम द यंग सीगल केम नियर द सी. ही वॉज फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट. ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट. ठीक है, अब जब उसने थोड़ा उड़ना सीख लिया था फिर वो समुद्र के पास आया,
वो सीधा उड़ा था, फिर उसने अपने पैरों के नीचे क्या देखा, पूरा समुद्र देखा, जिसमें छोटे-छोटे ऐसे माउंटेन्स की चोटियाँ दिख रही थी। His brother and sister had landed on the sea and they were calling in a shrill voice and beckoning him. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into the water. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. उसके भाई बहन सारे ऑलरेडी लैंड कर चुके थे सी पर, उसको भी बोल रहे थे। फिर वो धीरे धीरे अपने लेग्स रखता है और उसके जो पैर हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं और वो काफ़ी चिल्लाने लगता है डर की वजह से। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, ही वॉज एग्जॉस्टेड ड्यू टू फ्लाइंग फॉर सो लॉन्ग। लेकिन वो काफ़ी थका हुआ और वीक था क्योंकि उसे भूख लग रही थी और काफ़ी थक भी गया था वो फ्लाइंग करते हुए। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. अब उसके पैर तो अंदर डूब गए थे लेकिन उसकी बेली टच हुई जैसे ही, तो फिर वो आगे नहीं डूबा, मतलब वो फ्लोट कर रहा था। He was floating on it and around him his family was screaming, praising him and offering him food from their beaks. This is how he learned to float on the sea. और इस तरीके से उसने पानी पर तैरना सीखा है ना। How do you find these the seagull in the beginning and the end of the lesson? दोनों जो स्टार्टिंग में जो सीगल था और जो एंड में जो सीगल था, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली आपको वो बताना है। इन द बिगनिंग वी फाइंड द यंग सीगल टू फ्राइटन एंड टेरिफाइड टू फ्लाई। स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो सीगल था वो काफ़ी डरा हुआ था और उड़ने से उसको काफ़ी डर लग रहा था। ही हैड बिगर विंग्स एज कम्पेयर टू हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर बट स्टिल ही वॉज अफ्रेड इवन टू अटेम्प्ट फ्लाइंग। उसके विंग्स उसके भाई बहनों से बड़े थे लेकिन फिर भी उसको काफ़ी डर लगता था उड़ने से कि वो गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। When they flew away, he could gather courage to thrust himself forcibly in space, which made him scared and desperate. जब उसके भाई बहन उड़ने लगे तो वो भी कोशिश करता था, लेकिन जैसे ही वो लेच के पास पहुंचता वो वापस डर जाता और अपने होल में चले जाता। When he was starving for a day, his mother came across to him with a piece of fish in her beak. When she reached near him, she stopped and maddened by hunger, he dived at the fish. अब एक दिन जब वो भूखा था, उसकी मदर उसके पास फिश लेकर आ रही होती है, बट वो बीच में ही रुक जाती है और वो फिश देखकर वो भूख से पागल हो जाता है और उनकी तरफ जोर से गोता लगाता है। बट his mother had swooped upward. He found his wings spread and was more confident now. In the end, we see him flying till he was tired and dropped himself on the surface of the sea. और एंड में हमने क्या देखा कि वो बिल्कुल थका हुआ है उड़ने की वजह से और खुद को जो है सी की सरफेस पर बिठा देता है और फ्लोट कर रहा होता है। तो बिगनिंग और एंड वाला सीगल में ये डिफरेंस आपको बताना है पूरा। Define the values that reflect from the action of the pilot of old Dakota aeroplane when he wanted to thank the pilot of the black aeroplane. क्वेश्चन या तो इस तरीके से आ सकता है कि आपने क्या वैल्यूज़ देखी उस पायलट की, ओल्ड डकोटा वाले की, जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को शुक्रिया अदा करना चाहता है। या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि द पायलट वांटेड टू थैंक अनदर पायलट आफ्टर हिज सेफ लैंडिंग, व्हाई, व्हाट वैल्यूज ऑफ द राइटर आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हिज एक्शन। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जेम्स लेन एलन सेज एडवर्सिटी रिवील्स कैरेक्टर, what do you learn about the narrator from the experience, mention any two traits supported by the textual evidence। मतलब बेसिकली आपको क्या बताना है, उसका कैरेक्टर बताना है, आपने क्या वैल्यूज देखी उसके अंदर। क्वेश्चन किसी भी तरीके से है, आपको आंसर ये लिखना है कि द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा वॉज कॉट इन दिस स्टॉर्म, वो एक तूफान में फंस जाता है। ही लॉस्ट हिज कॉन्टैक्ट विद द कंट्रोल रूम, वो सारा कंट्रोल खो देता है, कॉन्टैक्ट खो देता है। इन दिस ट्रैवलिंग सिचुएशन हिज फ्यूल टैंक वॉज ऑल्सो एम्प्टी। ही लॉस्ट ऑल हिज होप्स बट सडनली अ ब्लैक स्ट्रेंज प्लेन अपीयर्ड। उसका फ्यूल टैंक भी ऑलमोस्ट खाली होने वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है, बट सडनली एक ब्लैक एरोप्लेन कहीं से आ जाता है। आफ्टर the pilot of the black plane asked the writer to follow him. The writer landed safely. अब जो पायलट है वो उसकी मदद करता है और राइटर जो है आराम से सेफली लैंड कर देता है प्लेन। आफ्टर हिज सेफ लैंडिंग ही वांटेड टू थैंक द पायलट ऑफ ब्लैक प्लेन। उसके बाद वो उसको शुक्रिया अदा करने की सोचता है। दिस शोज इज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। ये क्या शो कर रहा है, उसका ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है। ही वॉज थैंकफुल टू हिम फॉर सेविंग हिज लाइफ। इट शोज दैट द पायलट ऑफ डकोटा हैड अ वैल्यू ऑफ ग्रेटफुलनेस। तो ये चीज़ क्या शो करती कि उसके अंदर, हाँ भाई, ये चीज़ थी कि वो ग्रेटफुल था, वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। तो आपको इस तरीके से अपना आंसर देना है। Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reason for your answer.
ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपका कि आपको क्या लगता है कि नरेटर की मदद किसने की, ठीक है, और अपने आंसर बताओ और उसका रीजन भी दो। का आंसर आप चाहो पहले वाला भी लिख सकते हो, ठीक है, वरना आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि भाई जो नरेटर है उसका मतलब वो खो गया था स्टॉर्म में, उसका जो प्लेन इंस्ट्रूमेंट है वो काम करना बंद कर गए थे, वो काफ़ी डरा हुआ था। सडनली आ स्ट्रेंज ब्लैक प्लेन अपियर नियर हिम, एकदम कोई सामने ब्लैक कलर का प्लेन आ जाता है। ही वॉज हैप्पी टू सी द प्लेन। द पायलट ऑफ द सेकेंड प्लेन वेव्ड हिज हैंड एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो हिम। जो प्लेन का पायलट होता है ब्लैक वाला, वो उसको वेव करता है, मतलब हाथ हिलाता है और उसको इशारा करता है उसको फॉलो करने का। He helped the narrator in landing safely. After his safe landing, the narrator wanted to thank the second pilot. वो उसकी मदद करता है उसको सेफली लैंड कराने में। उसके बाद जो नरेटर है वो उसको शुक्रिया अदा करने की कोशिश करता है। He was told by the woman at the control center that he was the only plane flying in the sky that night. There was no other plane or pilot. फिर उसको मालूम चलता है कि उसके अलावा कोई दूसरा प्लेन उस रात स्काई में था ही नहीं। He was surprised. He could not understand who the pilot was on the strange plane. It was a mystery. Perhaps it was his imagination only. ठीक है, अब वो बिल्कुल चौंक जाता है कि ये क्या हुआ क्या नहीं, तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी इमेजिनेशन थी। बट द क्वेश्चन अराइजेस, इफ इट वॉज हिज इमेजिनेशन देन हाउ कुड ही लैंड सेफली विदाउट अ कंपस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन साथ में ये क्वेश्चन भी उठता है कि अगर वहाँ कोई प्लेन नहीं था और ये खुद ने किया तो कैसे, ना तो उसका कंपास चल रहा था ना कोई इंस्ट्रूमेंट चल रहे थे। आई थिंक इट वॉज हिज थर्ड सेंस दैट हेल्प्ड हिम। Sometimes it happens that when your active sense do not work, our latent power help us think. It was his latent power which created an imaginary plane and pilot to help him in landing. मेरे हिसाब से ये उसका थर्ड सेंस था। कभी कभी क्या होता है, हम जो चीज़ें सामने से नहीं कर पाते, जो हमारा एक्टिव सेंस नहीं कर पाता, वो हमारा लेटेंट सेंस कर देता है, और हम ऐसा हो सकता है कि हमने इमेजिन किया हो और हम खुद ही खुद की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉन्ग आंसर्स करने हैं। समझ आ गए? पूरा पूरा रीज़न देकर लिखने हैं और सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, इसके एमसीक्यूज करते हैं। वाई वॉज द सीगल एग्जॉस्टेड? सीगल क्यों थका हुआ था? क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, उसके लिए एक्सरसाइज काफ़ी स्ट्रेंज थी, है ना, क्योंकि वो उससे पहले कभी उड़ा नहीं था। वॉट वॉज द सीगल अफ्रेड ऑफ? किस चीज़ के लिए अफ्रेड था, किस चीज़ से डरता था? उड़ने से, फ्लाइंग से। हु गेव द यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश? किसने दिया था उसको मछली का टुकड़ा? मदर सीगल ने। Why didn't the pilot turn the aeroplane back towards Paris? प्लेन क्यों नहीं उसने वापस पेरिस ले लिया जब उसने देखा सामने की स्टॉर्म है? क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली। ठीक है, विच ऑफ द पायलट इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट? सबसे पहले उसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद किया था? कंपस। वॉट वॉज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट? पायलट किस चीज को लेकर सॉरी नहीं था? ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, रिस्किंग द लाइव्स ऑफ द फेलो पैसेंजर्स। तो किस लिए था? दोनों के लिए नहीं था, तो बोथ बी एंड सी। What did his parents threaten him with if he didn't flew away? जो सीगल थे उसके पेरेंट्स उसको क्या थ्रेट देते थे कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो क्या करेंगे? वो उसको भूखा रखेंगे। तो टू स्टार्व हिम। द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट जो हमने पढ़ा वो किस बारे में था? एक सीगल के बारे में था। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? हिज फर्स्ट फ्लाइट किसने लिखी है? लियाम ओ फ्लर्टी ने लिखी है। Why didn't the pilot turn the aeroplane back towards Paris? सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो सेम क्वेश्चन है तो आंसर भी सेम होगा, टू मीट हिज फैमिली। आंसर ए और सी दोनों हो सकते हैं ना, तो अब यहाँ पे ना इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं बोथ ए एंड सी। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा था। वॉट वॉज द पायलट ड्रीमिंग अबाउट वाइल फ्लाइंग? किस बारे में ड्रीम कर रहा था वो? ब्रेकफास्ट के बारे में। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है पूरा वन शॉट यहाँ फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, वो भी हम वन शॉट ही करेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।